हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। फ्रेंड्स, हम ये डेली बेसिस पे आपको जीके पोर्शन और करंट का सीरीज लाएंगे जो आपके आने वाला एग्जाम जेएसएससी जेई और बीपीएससी एई और एसएससी जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और क्वेश्चन के अलावा जो भी इससे जुड़ा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताएंगे उससे भी आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। ठीक है, और नॉन टेक्निकल में बहुत सारे लोगों का मतलब होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे आप सीरीज देखेंगे तो आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सौरमंडल में किस ग्रह की सतह पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ठीक है, हिंदी के साथ साथ हम यहाँ पे इंग्लिश भी आपको बताते चलेंगे ताकि जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है? सौरमंडल में हाईएस्ट टेम्परेचर किस प्लेनेट का है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, इसका इंग्लिश हम लिख देते हैं। पृथ्वी का इंग्लिश होगा अर्थ, ये तो आप लोग को पता होगा। शुक्र वेनस और मंगल मार्स होता है। ठीक है, और बृहस्पति जुपिटर होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र वेनस। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, ये है सन, सन हो गया। इसका सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? मरकरी है। अगर क्वेश्चन पूछ दे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? मरकरी यानी बुध। उसके बाद दूसरा निकटतम ग्रह वेनस है। ठीक है, वेनस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। वेनस शुक्र। ठीक है, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है। इस ग्रह पे सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है। इसका तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? इसका मतलब रीजन आपको बता रहे हैं हम, क्योंकि इस ग्रह पे सब CO2 की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। ठीक है, CO2 अधिकता के कारण ये जो भी सूर्य से ऊष्मा आता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिस कारण यह गर्म ग्रह है या चमकीला ग्रह भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको सौरमंडल की परी भी कहते हैं। ये पृथ्वी से समानता रखता है, अर्थ से ये समानता रखता है, अर्थ से। इसलिए इस ग्रह को हम लोग पृथ्वी का सहोदर, भगनी, जुड़वा, बहन सब इसको बोलते हैं। वेनस को पृथ्वी का। ठीक है, सौरमंडल की परी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हाईएस्ट टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको एक क्वेश्चन बताया। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे मतलब बहुत सारा फैक्ट बता दिए ताकि यहाँ क्यों होता है, CO2 का मात्रा अधिक होता है इसलिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसके माध्यम से तीनों मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है? वह एकमात्र वनली महाद्वीप कौन है? कॉन्टिनेंट, वनली कॉन्टिनेंट कौन है जिसके माध्यम से तीनों मतलब रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है? महाद्वीप का कॉन्टिनेंट होता है इंग्लिश। ठीक है, कौन? भूमध्य रेखा का इक्वेटर होगा। ठीक है, और कर्क रेखा का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा का इंग्लिश होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसमें। इसका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये मिडिल ईस्ट है, ये एशिया है, यहाँ पे अपना इंडिया है, इंडिया, श्रीलंका है छोटा सा। ठीक है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग
ये अफ्रीका हो गया। यहाँ यहाँ से बीचों बीच ये इक्वेटर है, इक्वेटर मध्य रेखा, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ और 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे नीचे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 37 डिग्री साउथ, 37 डिग्री साउथ। यहाँ पे देख, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीनों रेखा, ये अफ्रीका से यहाँ पे, ये अफ्रीका यहाँ पे ये जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये एकमात्र यही महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। फिगर सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ये है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। इस महाद्वीप में कितने देश हैं? ये भी कितने देश हैं? 54 देश है, 54 कंट्री है, ठीक है। और ये एशिया के बाद, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और से जुड़े और बात ये है कि अफ्रीका जो है, सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में ही है, ठीक है। और यह महाद्वीप सभी ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। देखिए सभी ओर से, यहाँ भी है, ये एस आकार के, ये अटलांटिक हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट इतना समझ लिए। अफ्रीका से एक क्वेश्चन बताया, उससे जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्या पता आगे वो क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? Which of the following planets does not have natural satellite? प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र। इसका इंग्लिश हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेनस। इसका रीजन आप लोग समझ गए होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि हम पीछे आपको बताया है कि यहाँ पे शुक्र सर्वाधिक मात्रा में CO2 यहाँ पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, सूर्य से सभी उष्मा को अवशोषित कर लेता है, गर्म ग्रह है, इसी कारण यहाँ पे मतलब नहीं पाया जाता है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर शुक्र हो जाएगा, वेनस हो जाएगा, वेनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? इंटरनेशनल डेडलाइन किस जल संधि से होकर गुजरती है? स्टेट, किस स्टेट से? जल संधि का इंग्लिश स्टेट होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है मलक्का जलडमरू मध्य, मैगलन जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर की खाड़ी और बेरिंग जलडमरू मध्य। इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब होकर गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। चलिए इसको फिगर समझते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग सी हो गया, ये अलास्का हो गया, ठीक है, ये रसिया हो गया। यहीं से होकर गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय मध्य रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए एक और फिगर है, यहाँ समझते हैं। देखिए ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, इंटरनेशनल डेडलाइन है, ठीक है। यही ना, ये अलास्का है और ये रसिया है, यहीं पे ना ये बेरिंग सी है। देखिए यहाँ बेरिंग सी लिखा हुआ है, बेरिंग सी, बेरिंग सी यहाँ बेरिंग जल संधि है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे ये है, बेरिंग जल संधि
जल डमरू मत, जल संधि या जल डमरू मत बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश दोनों का स्ट्रेट ही होता है। आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। ये बेरिंग सागर यहाँ पे दे, बेरिंग सागर आर्कटिक है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक एशियन है। आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, ये जोड़ता है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है एक जिगजैग लाइन होता है, जिगजैग लाइन होता है, जिगजैग टाइप की लाइन है ना, ऐसे जिगजैग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु सूर्य के सबसे निकट होता है क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ पे एक प्लेनेट, एस्ट्रॉयड और कॉमेट, इस ग्रह का प्लेनेट हो गया इंग्लिश, क्षुद्र ग्रह का एस्ट्रॉयड हो गया और धूमकेतु का कॉस्मेट हो गया, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? जब ये तीनों सूर्य के निकट होते हैं तो उस स्थान को क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शन है अफिलियन, पेरिहिलियन, एपोगी, पेरेगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिहिलियन, पेरिहिलियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सूर्य से निकटतम, सबसे निकट होता है सूर्य का, ठीक है। इसका निकटतम दूरी लगभग होता है 147.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये पेरिहेलियन हर साल 3 जनवरी को होता है, ये याद रखिएगा, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ये दिया है अफिलियन। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन एक है, लेकिन जो ऑप्शन को हम अब जब डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तो ये 4 क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए जैसे ये अफिलियन है ना, अफिलियन यह वह बिंदु है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। सबसे नजदीक तो पेरिहिलियन हो गया, सबसे दूर होता है ये अफिलियन, जो सूर्य से लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। एपोगी को समझते हैं, पृथ्वी के सबसे दूर कक्ष का बिंदु है, सबसे दूर कक्ष का बिंदु है, अंतर है। देखिए यह मतलब सबसे दूर कक्ष का बिंदु, सबसे जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है, ये जब दूर कक्ष बोल देगा तो ये हो जाएगा एपोगी हो जाएगा, दूर कक्ष का, दूर कक्ष, सबसे दूर कक्ष। इसका हो जाएगा माध्य दूरी पृथ्वी से 4,000 से 40,700 किलोमीटर, ठीक है। पेरेगी किसको बोलते हैं? पृथ्वी के सबसे निकट कक्ष का बिंदु, निकट कक्ष, निकट कक्ष। यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है सब सूर्य का सबसे निकट दूरी, निकटतम दूरी का ये है पेरिहेलियन। सबसे दूर का पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है उस बिंदु को अफिलियन बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होता है, निकट होता है, उसको पेरिहेलियन बोलते हैं। दूर कक्ष, जब दूर कक्ष होता है, पृथ्वी का सबसे दूर कक्ष का बिंदु को एपोगी बोलते हैं और पृथ्वी का सबसे निकट कक्ष के बिंदु को पेरेगी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका माध्य दूरी हो जाएगा 356,400 से 370,400 किलोमीटर। ये अब नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब दूरी उतना नहीं, लेकिन ये मतलब एग्जाम ये पूछ सकता है डिफिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? वोल्केनो, ज्वालामुखी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वोल्केनो। किस आइसलैंड पे इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड है, तब स्थित है?
ऑप्शन है ध्वनि द्वीप, बैरन द्वीप, स्मिथ द्वीप, बेले द्वीप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। चलिए देखिए यहाँ पे ये इंडिया है, ये श्रीलंका, और ये है अंडमान निकोबार। ये अंडमान है, ये हो गया ये निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पे ही बैरन आइसलैंड पे बैरन द्वीप है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, और ये नारकोंडम, नारकोंडम आइसलैंड है, ये मृत है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर पूछ दे कि भारत का मित्र जल, भारत का मतलब मरा हुआ या मृत ज्वालामुखी कौन है, तो नारकोंडम है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी उसको बोलते हैं, वह ज्वालामुखी जो पिछले 10,000 सालों से कम से कम एक बार फटा हो, मतलब बहुत दिनों के बाद ही फटता है, उसको बोलेंगे सक्रिय। ठीक है, या आखिरी बार ये बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में है, अंडमान सागर में, अंडमान आइसलैंड हो गया, अंडमान सागर, ये अंडमान सागर है, अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, यह सबसे आखिरी बार 2017 में फटा था। कब फटा था? 2017 में। इसी पे, इसी द्वीप पे है, बैरन द्वीप पे ही बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, इसकी राजधानी, ये अंडमान निकोबार की राजधानी आप लोगों को पता होगा, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूरब में स्थित है, उत्तर पूरब में यहाँ पे है, उत्तर पूरब ये हो गया, ये मतलब अंडमान है, ऐसे उत्तर पूरब पे ये बैरन आइसलैंड है, ऐसे बैरन द्वीप है। 2017 में आखिरी बार फटा था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि मृत ज्वालामुखी कौन है, नरकुंडम है, इस नाम से ही नरकुंडम लग रहा है मृत, ऐसे भी इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है? भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू, लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन है विंध्य का पठार, दक्कन का पठार, छोटानागपुर का पठार, मालवा का पठार। दक्कन का पठार होगा, आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा है पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार ये दक्षिण दक्षिण में है, और ये मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार, मालवा का पठार ये उत्तर में है। ठीक है, ये दक्षिण में है दक्कन का पठार, ये उत्तर में है। छोटानागपुर का पठार झारखंड के पठार को बोलते हैं, झारखंड के पठार को छोटानागपुर का पठार बोलते हैं। ठीक है, विंध्य का पठार, ये विंध्य का पठार मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, विंध्य का पठार, इसका कुछ भाग बिहार में भी जाता है विंध्य का पठार। तो सबसे बड़ा पठार, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार है, जो दक्षिण में है भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होगा? क्वेश्चन है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितना घंटा पहले होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में देश के दो चरम पश्चिमी और पूर्वी राज्यों के बीच अनुदैर्ध्य सीमा कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना होता है? 30 डिग्री होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में
लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य सीमा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब अब एक चक्कर पूरा कर लेती है 360 डिग्री अपने अक्ष पे। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना होगा? 15 डिग्री घूमेगी, इसलिए 2 घंटा में 15 गुने 2 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गिट्यूडनल सीमा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री 2 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटा। मतलब इसी से हम लोग ये इसको निकालेंगे। ये याद रखना पड़ेगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच अनुदैर्ध्य सीमा कितना होता है? 30 डिग्री होता है, मतलब 32 डिग्री होता है। और गुजरात की तुलना में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? ये बहुत कंफ्यूजन वाला मतलब क्वेश्चन होता है। ये 22 नवंबर, दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, ये 4 गो डेट होता है। 4 गो डेट, ये 4 डेट आप लोग याद कर लीजिएगा तो ये मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 4 डेट हमेशा पूछता है। सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन, ये 4 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं आगे। देखिए एक हो गया 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून, 21 जून, 21 जून। देखिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होता है, क्योंकि मतलब शीतकालीन में मतलब ठंडा के दिन में के दौरान होता है, ठंडा के दौरान होता है। 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर को 22 या 21 दिसंबर। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला दिन भी है। ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। ठीक है, उत्तर दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 21 जून है ना, 21 जून ये ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के दिनों में 21 जून को मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। यहाँ पे लिख देते हैं 21 जून लंबा दिन, लंबा दिन और छोटी रात, छोटी रात। ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। 4 गो डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रात। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और बड़ा रात हो जाएगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन और लंबी रात, लंबी रात हो जाएगा। ठीक है, अब 22 दिसंबर में आते हैं। देखिए 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन और लंबा रात, लंबा रात, लंबी रात। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन, छोटी रात हो जाएगा, छोटी रात। देखिए अगर आप लोग एक याद कर लेंगे ना सब याद हो जाएगा। देखिए जैसे 22 दिसंबर को हम लोग 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मनाते हैं ना 25 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर से वो दिन मतलब वो छोटा होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होना स्टार्ट होता है। 22 के बाद तो 25 को बड़ा दिन हो जाता है। ऐसे मतलब हम लोग याद कर सकते हैं ठीक से। सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन ऐसे याद करेंगे 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर से वो धीरे धीरे बड़ा होगा, 25 दिसंबर से मतलब छोटा से वो बड़ा होता जाता है। 22 से वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं। अगर ये याद हो गया तो छोटा दिन याद हो गया तो लंबी रात हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन छोटी रात, ठीक है। यहाँ भी 21 जून को लंबा दिन छोटी रात, उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन लंबी रात। एक याद हो जाएगा, यहाँ से एक अगर याद हो जाएगा आपको सब ये दिन याद हो जाएगा। 22 21 ही है तो 22 दिसंबर 21 जून, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 मार्च और यहाँ पे सितंबर 23 सितंबर। इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ये तो इजी याद हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और यहाँ से आपको ये चार मतलब याद करना है। यहाँ से एक याद कर लीजिएगा, चारों याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जेट विमान उड़ाने के लिए समताप मंडल को एक आदर्श परत के रूप में जाना जाता है? समताप मंडल को, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। जेट विमान उड़ाने के लिए देखिए ऑप्शन है परत ऑक्सीजन में समृद्ध है जो ईंधन की खपत को कम करती है। इस परत में तापमान स्थिर रहता है जो उड़ान भरने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। इस परत में कुछ बादल और अन्य मौसमी घटनाएं अनुपस्थित होती हैं। ये उपरोक्त सभी, इसमें आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस परत में कुछ बादल और अन्य मौसम घटनाएं अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं होती है, ठीक है। देखिए फिगर समझते हैं इसको। देखिए ये ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेसोस्फीयर, ये थर्मोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया। ट्रोपोस्फीयर जिसपे हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, यहाँ पे बादल मौसम जैसी घटनाएं, इसी पर हम लोग रहते हैं, बादल होता है, मौसम होता है और मौसम घटना होता है, ठीक है। मानवीय क्रिया यहीं पे सब होता है क्षोभ मंडल में ही। समताप मंडल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समताप मंडल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जेट विमान उड़ाने के लिए यह मतलब अच्छा होता है, क्योंकि ये मौसम संबंधी घटनाएं, ये सब बादल ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए समताप मंडल पे जेट विमान उड़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हो ना, इस परत में कुछ बादल और अन्य मौसमी घटनाएं अनुपस्थित होती हैं, मतलब नहीं होती है। ये सब घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फीयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, इसलिए समताप मंडल में जेट विमान उड़ाया जाता है, ठीक है। जेट विमान एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज मतलब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। फिगर में दिया हुआ है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? क्षोभ मंडल यहाँ पूछ रहा है। जो क्षोभ मंडल आपको पीछे बताया ना, क्षोभ मंडल इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, मानवीय क्रिया होती है, बादल होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए ये ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, इसका देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 0 से 12 से 18 किलोमीटर होता है। ये 12 से 18 किलोमीटर के बीच ये परत होता है और मंडल होता है। ये ट्रोपोस्फियर 11 से 50 होता है। मेसोस्फियर 40-50 से 80-90, 80-90 से 800, 800 से मतलब ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 से 18 किलोमीटर है, तो यहाँ पे औसत पूछ रहा है, तो औसत यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ 12 से 18 किलोमीटर के बीच होता ही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग कौन मारेंगे? 13 मारेंगे, 13 किलोमीटर, ठीक है। 12 से 18 के बीच में होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? 12-18 के बीच में औसत 13 चुन सकते हैं। अगर 14-15 भी दिया रहता 14-15 भी मान लेते हैं, लेकिन ये और सब तो बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा दिया हुआ है जो उससे ऊपर का है, मतलब ये 40
11 से 50 के बीच में 40-44, ये 40 से 50 के बीच में ये 80 वाला दिया है, ठीक है। 80-50 ये सब तो उसके ऊपर का है, लेकिन 12 से 18 किलोमीटर के बीच में जो है ये क्षोभ मंडल है, इसमें 13 किलोमीटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मार सकते हैं। ऐसे तो इसका हम लोग औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 30-15 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 13 किलोमीटर दिया, 13 किलोमीटर ही मारेंगे, ठीक है। तो औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, 13 किलोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे आपको जो भी मतलब आगे भी अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर का आ जाए और आपको याद करना पड़ेगा, इसका औसत आ जाए तो उसके बीच में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मार देंगे, फिर 40-50 के 80-90 के बीच में ये कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का जल घटक जो लगभग 70% सतह को कवर करता है क्या कहलाता है? पृथ्वी का वह सतह जो 70% कवर करता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? वाटर कंपोनेंट घटक, कंपोनेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन है स्थल मंडल, जलमंडल, जयमंडल, वायुमंडल। उसको जलमंडल बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे उसको, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देखिए मतलब पृथ्वी का वह घटक जो लगभग 70% कवर करता है उसको मतलब हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, जलमंडल बोलेंगे, ठीक है। महासागर, समुद्र, झील, तालाब, नदी, जल है तो महासागर सब ये जल ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये लोगों को पता है कि 70% पे जल है, जलमंडल बोलेंगे। स्थल मंडल किसको बोलेंगे? स्थल मंडल जब पृथ्वी और खगोलीय पिंडों का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। क्रस्ट या पृथ्वी का जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, क्रस्ट और कठोर ऊपरी मंडल के रूप में मतलब कहा जाता है। क्रस्ट, पृथ्वी का 3 परत होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो क्रस्ट और कठोर ऊपरी मंडल के भाग के रूप में जाना जाता है स्थल मंडल, ठीक है। और ये जयमंडल, जयमंडल के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखिए यह पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सभी जीवित प्राणियों और प्रकृति का संबंध होता है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसलिए ये जीवित प्राणी प्रकृति से पाया जाता है। जयमंडल में प्राणी और प्रकृति, प्राणी और प्लस प्रकृति जयमंडल होता है, ठीक है। वायुमंडल में सभी गैसें होता है, मतलब यह एक प्रकार का ऐसा गैस, मतलब गैसों का ये होता है जो पृथ्वी को बाहर से घेरता है, वायुमंडल। वायुमंडल की परत हम लोग देखा है ना पीछे मंडल, वो उसको वायुमंडल बोलेंगे, वायुमंडल का हिस्सा है मतलब ये सब, ठीक है। वायुमंडल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें रात्रि में दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रात्रि में दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकीला तारा, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई विजिबल टू अस, मतलब हमको जो दिख जाए, दिखाई देने वाला, विजिबल, ठीक है, विजिबल, दिखाई देने वाला विजिबल, ठीक है। तो ऑप्शन है उसरा मेजर तारा मंडल के कोने का सितारा, सीरियस, ध्रुव तारा, ओरायन के मध्य 3 सितारों का मध्य तारा। इसमें अब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीरियस। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है? सीरियस है। सीरियस को हम लोग उत्तर तारा भी कहते हैं, इसको उत्तर तारा भी कहते हैं। सीरियस को हम लोग उत्तर तारा भी कहते हैं, सीरियस, सीरियस, इसको उत्तर तारा भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार, उत्तर तारा, उत्तर सितारा, उत्तर सितारा बोलेंगे इसको, ठीक है। यह सबसे चमकीला तारा है जो किसी भी समय किसी भी खगोलीय ध्रुव के सबसे नजदीक दिखाई देता है, सबसे नजदीक दिखाई देता है, सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी सितारा अंतरिक्ष में उत्तरी गोलार्ध से पृथ्वी की घूर्णन दूरी को इंगित करता है। जो ये उत्तरी सितारा जो है अंतरिक्ष में उत्तरी गोलार्ध के पृथ्वी की घूर्णन दूरी को भी इंगित करता है।
वर्तमान में उत्तरी सितारा पोरालिस है। उत्तरी सितारा, इसको उत्तरी सितारा बोलते हैं। उत्तरी सितारा क्या है? वर्तमान में अभी पोरालिस है। उत्तरी सितारा, उत्तर सितारा, ये उत्तरी सितारा पोलारिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल एरिया वाइज बताना है, ठीक है। यहाँ भी मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया वाइज कौन सा देश दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश है? देखिए पहला कौन है, तो पूरा लिखा जाते हैं यहाँ पे, ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन आता है। सातों, पहला पे है रूस, दूसरा पे है कनाडा, तीसरा पे है यूएसए, चौथा पे है चीन, 5 पे है ब्राजील, 6 पे है ऑस्ट्रेलिया और 7 पे है अपना इंडिया, भारत। अपना इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका देखिए आर और कनाडा का सी, यू, सी और बी, ए, आई, रक्कू बाई हो गया, रक्कू बाई, आर सी यू, मतलब ये ट्रिक मतलब हम बना रहे थे आप लोग ये याद करने के लिए, ताकि मतलब आप लोग को मतलब ये रटना नहीं, मतलब ऐसे भी ट्रिक से याद करता है, ऐसे भी आप लोग देख लेंगे, मतलब एक दो बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मतलब ऐसे ही हम बोल रहे थे, आर सी यू सी बी ए आई, रक्कू बाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा तो इसे ट्रिक याद कीजिएगा, नहीं तो ठीक है ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? किस ग्रह को हम लोग बौना ग्रह बोलते हैं? किस ग्रह को हम लोग बौना ग्रह बोलते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, वरुण, प्लूटो। बौना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट बोलेंगे, ड्राफ्ट। बौना को ड्राफ्ट, ड्राफ्ट प्लेनेट कौन है? ये है प्लूटो, है प्लूटो ग्रह है, प्लूटो। इसे अब ग्रह के शरीर से निकाल दिया गया है, ठीक है। पता होगा आप लोग को, यह 9वां ग्रह था पहले, ठीक है। इसको 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुआ, ठीक है। उसमें प्लूटो के ग्रह को श्रेणी से निकाल दिया गया और बौना ग्रह की श्रेणी में से डाल दिया गया, ठीक है। अभी इसका नाम क्या हो गया है? अभी इसका नाम हो गया है, प्लूटो का अभी नाम हो गया है, याद रख लीजिएगा 194940, इसका नया नाम हो गया है, ठीक है। इसको प्लूटो को क्यों ग्रह से निकाला गया है? देखिए यहाँ सबसे अंतिम 9वां ग्रह है ना प्लूटो, यहाँ पे इसको क्यों निकाला गया है प्लूटो की श्रेणी से निकालने का? इसका 3 कारण है। क्योंकि इसका आकार अत्यधिक छोटा था, इसका आकार बहुत छोटा था, अन्य ग्रहों की तुलना में इसका आकार छोटा था और इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं था। ये जो केपलर ने बताया था कि सभी ग्रह अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हैं, केपलर ने बताया था ना, तो ये दीर्घवृत्तीय कक्षा इसका नहीं था, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी, ये वरुण जो है, वरुण इसकी कक्षा को, दूसरे ग्रह की कक्षा को ये काटता था, ठीक है। इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, समझ गए होंगे। ग्रह की श्रेणी से निकाल के इसे कौन सा ग्रह में? बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। कब? तो 24 अगस्त 2006 को, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो हम अपना यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप ये डेली बेसिस पे देखते रहिएगा और एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आगे और वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।